हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजित कुमार। और आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए विज्ञान के अध्याय 2 लेके आया हूँ, जिनका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो लगभग बोल सकते हैं 1 घंटे से प्लस बनने वाला है और इसको 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर हम इनको विस्तार से पढ़ाएं और अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो ये 1 घंटे में कवर नहीं होने वाला है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट और फिर तीसरे पार्ट, इनको 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कहाँ तक पढ़ेंगे, अगर ये पहले पार्ट में अगर कवर पूरा नहीं हुआ तो मेरा सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, इट मीन्स हमारा 2 पार्ट्स में ये वीडियो जो होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पार्ट में इससे बेस्ड, इस चैप्टर से बेस्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अंत तक बने रहिएगा तो पूरा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए सेकेंड स्लाइड पे और यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं उन सब चीज़ों को जो कि इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले हम पॉइंट वाइज समझा दें कि हमारा कितना टॉपिक दिया गया है इस अध्याय में पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए पहला पॉइंट, तो हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पदार्थ क्या है, फिर दूसरे बार हम लोग समझेंगे मिश्रण, पदार्थ और मिश्रण क्या है। उसके बाद मिश्रण के प्रकार को देखेंगे, फिर हमारा है विलयन, फिर हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार, फिर अगला पॉइंट्स आएगा मिश्रण को पृथक करने के तरीके, कि अगर कोई मिश्रण है तो उसको कितने तरीके से हम लोग पृथक कर सकते हैं, इट मीन्स अलग कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर हमारा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा तत्व आता है, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा तत्व के प्रकार। सबसे पहले समझेंगे तत्व क्या है, उसके बाद तत्व कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट्स आएगा मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है, और लास्ट पॉइंट होगा स्थिर अनुपात का नियम। तो जैसे कि हम आपको पहले बता दिया हूँ कि ये वीडियो जो है ना एक घंटे के आसपास होने वाला है, तो बहुत कोई तो बोर भी हो जाएंगे देखने में। तो इसलिए हम लोग क्या किया हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो, सहूलियत हो, इसके लिए हम टाइम स्टैम्प लगा दिए हैं। अगर आपको पदार्थ के बारे में नहीं पता है तो पदार्थ देख सकते हैं। अगर आप मिश्रण को पृथक करने के लिए सीखना चाहते हैं, मिश्रण को पृथक करने के लिए सीख सकते हैं। बस एक ही बार आपको एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा, इट मीन्स देख सकते हैं ये हमारा लिखा होगा पदार्थ, उसके बगल में आपको टाइमिंग दिया होगा, मान लीजिए कि 15 मिनट और 2 सेकंड के बाद ये आने वाला है। तो जैसे ही इस टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको पदार्थ के बारे में ही सारे चीज़ मिलने वाला है। क्लियर? तो अब चलते हैं हम आगे और एक एक करके सभी को समझते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे पदार्थ, कि पदार्थ होता क्या है। एकदम पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। पदार्थ की अगर बात करें तो कहते हैं कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव है। पदार्थ जो होगा उसको बोल सकते हैं एक प्रकार का, क्या वो क्या है, द्रव है, जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। बोल सकते हैं अगर वो द्रव है ना, अब आप अगर चाहेंगे भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग करने के लिए तो वो उसको नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग एक मान लीजिए कि चना ले लेते हैं और चावल ले लेते हैं, दोनों को अगर मिला देते हैं तो हाथ से क्या करते हैं, चना जो बड़ा है उसको निकाल सकते हैं छाँट के, तो ये हो गया भौतिक प्रक्रम। तो ये जो पदार्थ है ना, तो इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये द्रव अवस्था में, जैसे कि मान लीजिए हम आपको दे दें कि दूध दे दें और पानी दे दें और हम बोलें इसको अलग कीजिए, तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं। भौतिक प्रक्रम द्वारा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि हमारा पदार्थ क्या है, एक
प्रकार का बोल सकते हैं द्रव है। लेकिन हमारा मेन बेस जो है ना, जो हमारा चैप्टर है वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध से रिलेटेड है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें शुद्ध, यहाँ पे हम जैसे लिखे हैं कि शुद्ध का अर्थ होता है, हम लोग क्या समझते हैं, शुद्ध का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। हम लोग समझते हैं, एक आम आदमी क्या समझता है, अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो उसको किसको बोलेंगे शुद्ध है, जो कि कोई चीज़ उसमें मिला हुआ नहीं हो। लेकिन अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या बोलता है कि सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। जितनी भी वस्तु अगर देख रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों का मिला हुआ है, एक मिश्रण है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि से ये कहता है। तो इसका कहने का मतलब कि वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि यहाँ पे जितना ये सब जल और दूध और वसा, ये सब क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कह रहा था, तो ये शुद्ध ही नहीं है। आप क्या बोलते हैं, शुद्ध का कहने का मतलब है कोई मिलावट नहीं, हम लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं कोई मिलावट नहीं, तो इस सब में तो मिलावट है। ये अगर देखा जाए, यहाँ पे जल ले लें या दूध ले लें, दूध ही ले लें, तो इसमें तो वसा भी है और भी चीज़ है, सब बहुत सारी चीज़ में मिला हुआ, तो ये शुद्ध कहाँ से हुआ। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दूध अगर शुद्ध है तो कहाँ से हुआ, क्योंकि ये तो मिश्रण है, बहुत सारे मतलब 2-3 चीज़ों का मिश्रण है। तो इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक क्या कहता है, शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, ये समझिए। शुद्ध शब्द का तात्पर्य है, मतलब अर्थ है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या है, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि अलग अलग कण से मिलके बना हुआ, ठीक है, लेकिन वो सब क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 ग्राम, अगर मान लीजिए कि चीनी है तो 100 ग्राम क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। 100 ग्राम और भी जो भी चीज़ है, सब क्या होना चाहिए, एक समान अनुपात में होना चाहिए। 100 ग्राम ही नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो उसका मिश्रण का जो अनुपात होता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे, एक शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि शुद्ध पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग आगे यहाँ पे अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। क्लियर, तो चलिए हम लोग समझते हैं मिश्रण क्या होता है। जैसे कि हम लिखें, मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या बोले आपको कि मिश्रण किसको बोले, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलके जो बना हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। तत्व हो या यौगिक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक शब्द और यहाँ पे हम लिख दिए जो कि आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है। क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, मतलब कि रासायनिक रूप में नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा। रासायनिक रूप का कहने मतलब क्या है, जैसे कि जल और कोई दूसरा पदार्थ उसमें मिला दीजिए जो कि वो पृथक नहीं हो सकता है, तो उस रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए वायु क्या है, रासायनिक रूप से नहीं है, इसको अगर चाहते हैं तो पृथक कर सकते हैं। फिर गैस में ले लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जल ले लीजिए, जल देख सकते हैं, जल मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मतलब कि बोल सकते हैं गैस मिलके बना हुआ है। जल का वाष्प ले सकते हैं। ये सारे चीज क्या है, हम लोग को बोल सकते हैं मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण कहने का मतलब समझ गए, 2 होगा या 2 से अधिक पदार्थ मिलके बना हुआ रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो रासायनिक रूप से संयुक्त हो, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना होगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि मिश्रण क्या होता है। अब मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण के अगर प्रकार देखा जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। अगर समांगी मिश्रण की बात करें, समांगी मतलब क्या होगा, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविमेल होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसका कहने मतलब समांगी मतलब समान, ठीक है,
मतलब कि कोई भी चीज को अगर मिश्रित किया जाए वो समान रूप में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए। जैसे कि जल में चीनी का विलयन, अगर जल और चीनी को घोलेंगे तो वो क्या होगा, जल में चीनी पूर्ण रूप से क्या होगा, घुल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा संपूर्ण द्रव्यमान में क्या होगा, एक समान संघटक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग को क्या देखते हैं कि समांगीय मिश्रण में दोनों कण हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। क्लियर। अब विषमांगीय मिश्रण को समझिए। विषमांगीय मिश्रण जस्ट इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। पृथक मतलब क्या, अलग अलग रहेगा, और एक पदार्थ छोटे कणों या छोटी छोटी बूंदों या बोल सकते हैं बुलबुले के रूप में क्या होगा, दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहेगा। क्लियर। एक मतलब बोल सकते हैं एक कण क्या होगा, या तो छोटा छोटा कण होगा, या छोटी छोटी बोल सकते हैं बूंदे होंगे, या तो बोल सकते हैं छोटे छोटे बुलबुले होंगे, जो कि दूसरे कणों से क्या होगा, अटैच के रूप में रहेगा, लेकिन दोनों मिला हुआ नहीं रहेगा। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह का अगर जो मिश्रण होगा उसको कहेंगे विषमांगीय मिश्रण। और विषमांगीय मिश्रण का अगर उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पे चीनी और बालू, इन दोनों को आप क्या कीजिए, घोल दीजिए। अब चीनी और बालू को घोलिएगा तो दोनों सटा हुआ तो रहेगा, लेकिन दोनों क्या क्या अलग अलग आपको दिखेगा भी, आप अलग भी उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विषमांगीय मिश्रण। और हमेशा याद रखिएगा विषमांगीय मिश्रण में उसके पूर्ण द्रव्यमान में एक सा संघटक नहीं होता, मतलब एक जैसा सब में नहीं होगा। और इसमें याद रखिएगा ये जो विषमांगीय मिश्रण है आप क्या करते हैं, भौतिक रूप से उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर। और एक चीज और याद रखिएगा, विषमांगीय मिश्रण द्रवों में ठोसों के निलंबन जो होता है वो एक विषमांगीय मिश्रण होता है। क्लियर। समांगीय मतलब क्या हो गया, समान रूप से पूरे मतलब विलयन में क्या होगा, जितने भी संघटक है समान रूप से फैला होगा। इसलिए अगर मान लीजिए चीनी को अगर जल में घोलते हैं तो चीनी आपको दिखता है क्या, कहीं नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से हर एक जगह समान रूप से क्या होता है, घुल जाता है। तो ये था समांगीय मिश्रण और ये था विषमांगीय मिश्रण। उम्मीद करते हैं आपको समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण में अंतर भी समझ में आ गया होगा, और समांगीय मिश्रण भी समझ में आ गया होगा, और विषमांगीय मिश्रण भी। तो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे और उनको समझते हैं। देख सकते हैं हम लोग आ गए अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। तो जैसे हम बता देते हैं कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अगर दो है या दो से अधिक पदार्थ है, लेकिन उसका मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगीय होना चाहिए, समान रूप से मिला होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। क्लियर। और जैसे कि नींबू का जल ले लीजिए, सोडा जल ले लीजिए, ये सब क्या कहलाता है, ये समान रूप से दो या दो से अधिक बोल सकते हैं पदार्थों का क्या होता है, समान मिश्रण होता है, समांगीय मिश्रण होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक विलयन है। विलयन का अगर भाग देखा जाए, विलयन में दो भाग होता है, एक विलय होता है, दूसरा विलायक। विलायक और विलय ये दोनों मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विलायक क्या होता है, फिर समझेंगे विलय क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विलायक क्या होता है। अगर विलायक की बात करें तो विलायक क्या किसको कहेंगे, तो यहाँ पे लिखिए, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से क्या होती है, अधिक होती है। बोल सकते हैं विलयन में होता है दो घटक आपको बताए होता है, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो दूसरे घटकों का क्या होता है, विलयन में मिलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक कहने मतलब जैसे कि पानी, सिंपल से मान लीजिए कि जल में क्या चीज, अगर कोई भी चीज को आप घोलते हैं, जैसे कि अगर आप जल में चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी की मात्रा क्या कम डालेंगे ना, शरबत अगर बनाना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा क्या कम डालेंगे। जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, वो कहलाएगा विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उस क्या कहलाएगा, विलायक। तो यहाँ पे आप चीनी अगर एक शरबत बनाते हैं और चीनी और पानी का घोल होता है, तो अगर उसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, जल की होती है। तो जल की अगर ज्यादा मात्रा, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अब विलायक को क्या करते हैं, पदार्थ जिसमें घुला होता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और विलय की बात करें तो विलय क्या कहलाता है, विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है। विलय हमेशा याद रखिएगा विलयन में कम मात्रा में होगा, जो कि विलायक में घुला होता है। विलायक में क्या होता है, विलय घुला होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे कि ले लीजिए शक्कर, जैसे हम आपको बताए ना, शरबत जो बनाते हैं उसमें चीनी और पानी का मिश्रण होता है,
या तो बोल सकते हो उसका विलयन होता है। तो चीनी जो होता है कम मात्रा में डाला जाता है, तो कम मात्रा में तो वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और ये बोल सकते हैं ये घुलनशील पदार्थ होता है। जो भी चीज को हम लोग मिलाते हैं बोल सकते हैं विलायक में, वो क्या होता है, घुलनशील पदार्थ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, 100% आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और अगले टॉपिक पे अर्थात और उनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं विलयन के कितने प्रकार होते हैं और उससे और भी क्या चीज़ बेसिक रिलेटेड है उससे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये विलयन है ना, हम इसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला, अगर देखा जाए एक पार्ट इधर पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट नीचे, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें विलयन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, दूसरा क्या होता है, असंतृप्त विलयन। और एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, घुलनशीलता क्या है। अगर हम लोग संतृप्त विलयन की बात करें तो क्या कहते हैं, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई निश्चित ताप है, उस पर क्या करना है, कोई भी एक विलायक में एक विलय पदार्थ को घुलाएंगे। विलय और विलायक के बारे में आपको बता चुके हैं। विलय उसको कहते हैं जो किसी चीज में घोलते हैं, विलायक में जिसको घोलते हैं उसको कहते हैं विलय, और विलय जिस चीज में घोला है तो उसको कहते हैं विलायक। तो जितनी मात्रा में विलय घुलता है, मतलब कि एक लिमिट होगा ना उसका घुलने का। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोले, ठीक है, तो वो घुल गया, फिर 1 चम्मच दिए, फिर घुल गया, फिर 1 चम्मच दिए और घुल गए। और एक ऐसा समय आएगा कि चीनी को आप डालिएगा तो उसमें पानी नजर ही नहीं आएगा, मतलब अब घुलेगा ही नहीं। तो उस समय को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। मतलब वो हो गया, क्या होगा, संतृप्त हो गया। अब कोई भी विलय पदार्थ डालिएगा तो वो नहीं घुलेगा। जैसे हम आपको बताएं, चीनी हमारा क्या है, विलय है, और पानी क्या होगा, विलायक है। अब चीनी को डालते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि चीनी अब घुलेगा ही नहीं। तो समझ में, जब वो चीनी अब नहीं घुलेगा तो समझ जाइए वो क्या है, संतृप्त विलयन हो गया। अब असंतृप्त विलयन क्या हो गया, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। कहने का मतलब कि मान लीजिए सपोज दैट कि जितना उसमें एक गिलास जल में जितना चीनी घुलना चाहिए, एक लिमिट होगा उसका कितना घुलना चाहिए, अगर उससे भी कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी घोल सकता है एक गिलास पानी, और उसमें हम लोग डालें कितना, 10 ग्राम डालें, तो वो क्या है, अभी पूर्ण रूप से संतृप्त है क्या, नहीं है। और उसमें अगर डालिएगा चीनी तो वो क्या घुल सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या होता है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाता है, घुलनशीलता। मतलब कि विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो संतृप्त विलयन है, जो मौजूद है, जितना वो घुला हुआ है, तो वो जो मात्रा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, घुलनशीलता कहेंगे। जितनी मात्रा मौजूद होगा विलयन में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घुलनशीलता कहेंगे। तो ये बेसिक जो बोल सकते परिभाषा था वो आपको याद रखना है, क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए उसके बेस पे हम ये तैयार किए हैं जो कि आपको पढ़ना है। तो विलयन हमारा अगर इस प्रकार से देखा जाए तो विलयन हमारा 3 प्रकार के होंगे। एक हो गया वास्तविक विलयन, जो हम लोग जिस तरह घोलते हैं, दूसरा आ गया कॉलाइड विलयन, और तीसरा आएगा निलंबन। ये तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्लियर। तो एक एक करके समझते हैं। अगर वास्तविक विलयन का अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में चीनी को घोलना, जो पानी में चीनी को घोलते हैं वो हमारा क्या एक वास्तविक विलयन है। अब इसमें अगर देखा जाए, विलय का कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। मतलब विलय का कण, विलय मतलब क्या, जो चीनी है बहुत ही आकार में क्या होता है, छोटा है। अब देखिए पानी में अगर आप चीनी को घोल दिए तो क्या होगा, चीनी आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब इतना छोटा कण हो जाएगा जो कि आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। मतलब कि इसका आकार अगर देखा जाए 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा कण होगा। और इसको क्या कर सकते हैं, नंगे आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या आप पानी में चीनी को घोल देते हैं तो चीनी दिखता है क्या, नहीं दिखता है।
तो देख सकते हैं कि खुली आंखों से नहीं, उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा, तब आप देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। हम आपको पिछले अभी मतलब कि इसके पिछले स्लाइड में हम बताए थे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, चीनी जो है ना पूरे पानी में समान रूप से फैल गया है। छोटा अगर मान लीजिए छोटा छोटा कण है तो पूरे पानी में, अब 1 चम्मच अगर पानी निकाल के पीजिएगा उसमें भी मिठास लगेगा, 1 बूंद निकाल के पीजिएगा तो उसमें मिठास लगेगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि चीनी जो है पूर्ण रूप से पूरे जल में क्या होगा, समान रूप से फैल गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये जो वास्तविक विलयन होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्लियर। अगला आता है हमारा पृथक। क्या आप चीनी और पानी को पृथक कर सकते हैं क्या? छानन विधि द्वारा तो कभी नहीं कर सकते। छानन विधि द्वारा मतलब जैसे कि हम लोग चाय जब बनाते हैं उसमें जो चायपत्ती डालते हैं, चायपत्ती को क्या करते हैं, छन्नी के द्वारा अलग कर देते हैं। तो क्या आप चीनी को अलग कर सकते हैं क्या छानन की विधि द्वारा? नहीं कर सकते। चीनी और पानी मिला के हम आपको दे दें और बोले इसमें चीनी अलग कर दीजिए और पानी को अलग कर दीजिए, छानन विधि द्वारा इसको हम लोग अलग नहीं कर देते। दूसरी बात, अब अगला क्या होता है, ये एक पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब क्या, अगर आप कांच के गिलास में रखिएगा चीनी और पानी को घोल के, तो इस पार से उस पार क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब कि ये हमारा पारदर्शी होता है और टिंडल प्रभाव ये नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव करने का मतलब कि प्रकाश को अगर मान लीजिए कि चीनी और पानी का घोल मिला दीजिए और इधर से अगर आप टॉर्च जलाइएगा तो वो प्रकाश को क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करेगा, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये सारे चीज़ क्या होता है आपको देखने को नहीं मिलेगा। टिंडल प्रभाव का एक और उदाहरण हम देख बता सकते हैं। जैसे कि एक घर है, ठीक है, घर में एक छोटा सा छिद्र आता है, उसे जो प्रकाश आती है, तो आप देखिएगा छोटा सा छिद्र होता है, लेकिन हमारा जब प्रकाश आती है तो घरों में जो एक बहुत बड़ा सा गोला बना देता है उसकी रोशनी की वजह से, और उसमें देखिएगा छोटा छोटा बहुत सारा कण होता है। वो कण क्या करते हैं, प्रकाश को धीरे धीरे क्या होता है, फैला देता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि वास्तविक विलयन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में, अब दूसरे चीज को समझते हैं, कोलाइड विलयन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कोलाइड विलयन की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया दूध और रक्त। अगर दूध और रक्त को देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। आपको समान रूप से यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज मिक्स है, क्योंकि ये भी एक विलयन है। ठीक है, हम आपको बताए थे ना कि जो पदार्थ होता है शुद्ध नहीं होता है। मतलब कि हम लोग के अनुसार अगर हम लोग जिसे बोलते हैं ना पदार्थ शुद्ध होता है, शुद्ध कहने का मतलब है कोई चीज़ मिलावट नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, एक मतलब कुछ अनुपात में मिला रहता है। हो सकता है किसी की मात्रा ज़्यादा होगा, किसी की मात्रा कम होगी, लेकिन हर एक जगह उसी मात्रा में पूर्ण रूप से मिला होगा। तो इसलिए हमारा कोलाइड विलयन में एग्जाम्पल आता है दूध और रक्त। बोलता है विलायक में कण का आकार वास्तविक से क्या होता है, बड़ा होगा, परंतु निलंबन से क्या होगा, छोटा होगा। वास्तविक से बड़ा कहने का मतलब वास्तविक का जो हमारा आकार होता है 10⁻⁻9 मीटर से क्या होगा, ये होता है छोटा। और निलंबन की बात करें, निलंबन में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब 10⁻6 मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन दो, इसका 10⁻6 मीटर से बड़ा है और इसका अगर देखा जाए 10⁻9 मीटर से छोटा है। तो ये दोनों के बीच का ही रहता है, कोलाइड विलयन इन दोनों के बीच का रहता है। ठीक है, इट मीन्स बोल सकते हैं ये B/W दी है, इसका कहने का मतलब बिटवीन जो रहेगा 10⁻9 और 10⁻6 के बीच में इसके कणों का आकार होगा। अगला आता है कि इसको नंगे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। जब हम 10⁻9 मीटर से छोटा है, जब इसको देख ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 10⁻9 और 10⁻6 के बीच में है, तो इसको हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। तो इसको मतलब बोल सकते हैं इसको भी हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हो सकता है हम लोग को क्या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके शायद देख सकते हैं। और ये किस प्रकार के मिश्रण है, ये एक विषमांगी मिश्रण है और इसको पृथक नहीं किया जा सकता है और किस छानन विधि द्वारा तो इसको पृथक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, एक अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब क्या, इसको आर पर नहीं देख सकते हैं और ये टिंडल प्रभाव को भी नहीं दिखाता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। टिंडल प्रभाव तभी दिखाएगा थोड़ा सा कण क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है, ये इसका मतलब कि जैसे कि रेत और बालू, इसको पानी के साथ मिला दीजिए, रेत और बालू लीजिए, इसको मिलाइए,
तो क्या दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, रेत भी अलग दिखेगा ना, मतलब कि सही तरीके से क्या होगा, घुलता नहीं है। तो अगर यहाँ पे रेत और बालू को मिलाते हैं तो इसका कण क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि आकार बड़ा होता है, कितना से 10 पे पावर 6 मीटर से भी क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको नंगे आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब पानी और हम जो बालू है उसको मिला देते हैं, रेत या बालू एक ही बात है, मिला देते हैं, क्या आपको रेत नहीं नजर आएगा, रेत नजर आएगा, पानी भी नजर आएगा और रेत भी नजर आएगा। एडमिन इसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि ये विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी मिश्रण कहने मतलब कि दोनों कल अलग अगर आपको दिख जाता है तो समझ जाइए वो विस्मांगी मिश्रण है। उसके बाद ये पृथक हो सकता है किसके द्वारा, छानन विधि द्वारा। अगर मान लीजिए कि आपको बालू और पानी को मिला दीजिए, हम छन्नी से छानेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बाला जो ये रेत जो है वो ऊपर ही रह जाएगा छन्नी में ही। तो मतलब कि छानन विधि द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, निलंबन के जो निलंबन है। उसके बाद ये क्या होता है, पारभासी। पारभासी मतलब क्या होता है, पारभासी कहने मतलब क्या, जो कि मतलब कि आर पर तो दिखता है, ठीक है, मतलब कि सही तरीके से उसको नहीं देख सकते हैं, मतलब कि पूरे कण में अगर मिला रहेगा तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये पारभासी होते हैं। और ये टिंडल प्रभाव को, ये देखिए टिंडल प्रभाव को दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक जो था आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे और उनको समझेंगे। आगे हैं अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे देखेंगे कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। और ये जो हम एक चार्ट आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर, और बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस चार्ट से। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा और साथ में इनको याद भी कर लीजिएगा। तो हम एक बार आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या है इस चार्ट में और क्या याद करना है। जैसे कि आपके एग्जाम में पहला पूछा जा सकता है कि हमारे पास ठोस एक विलय है और दूसरा विलायक भी मेरा ठोस है, तो ये क्या बनेगा, इसका जो विलयन बनेगा क्या होगा। तो इसका विलयन क्या होगा, ठोस सोल, जिसको कहते हैं रंगीन एक दूध होता है, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एक रंगीन रत्न कांच होगा, रंगीन रत्न कांच, याद रखिएगा। पहला हम लोग पॉइंट क्या बोले कि हमारे पास अगर रहेगा एक ठोस रहेगा और दूसरा भी ठोस रहेगा, मतलब विलय भी ठोस रहेगा और विलायक भी ठोस रहेगा, तो ठोस सोल बनेगा। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो रंगीन रत्न कांच होगा, क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, अगर हमारे पास विलय भी ठोस है और विलायक जो है द्रव होना चाहिए, लिक्विड होगा, तो ये जो हमारा विलयन तैयार होगा वो क्या होगा, सोल होगा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा तो यहाँ बालू और क्या देख सकते हैं, गोबर, क्लियर, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट में अगर एक हमारा विलय क्या है, इस बार ठोस है और विलायक जो है हमारा गैस है, विलायक समझ रहे हैं ना, जिसमें घोलते हैं, तो ये हमारा क्या बनाएगा, एरोसोल बनाएगा। तो और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उदाहरण एरोसोल, याद रखिएगा एरोसोल बनाएगा, और ये उदाहरण इसका हो जाएगा धुआं, क्लियर, ये एरोसोल है। और याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ठोस प्लस गैस का जो विलयन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा एरोसोल। या तो बोल सकते हैं एरोसोल का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन दिया जाएगा धुआं, और भी इनमें से कोई भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, धुआं को टिक करना है, क्लियर। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट आता है द्रव और द्रव, मतलब कि हमारा विलय भी द्रव है, यहाँ पे विलय कर सकते हैं, और ये हमारा विलायक क्या है, द्रव है। तो ये दोनों विलय और विलायक दोनों अगर द्रव में है तो ये बनाएगा हमारा इमल्सन, क्या बनाएगा, विलयन क्या हो जाएगा हमारा, इमल्सन। और इमल्सन का अगर उदाहरण देखा जाए तो इमल्सन हमारा क्या आएगा, जैसे कि दूध आ गया, चेहरे में जो क्रीम यूज करते हैं, दरवाजे में पेंट करने जो पेंट करते हैं वो जो पेंट आता है वो इसका क्या होगा, इमल्सन का उदाहरण आ गया, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। ऊपर वाला याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये दोनों तो पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक ये सोल, ये तीनों तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है मेरा अगला पॉइंट कि द्रव और ठोस, मतलब कि विलय हमारा द्रव है
और विलायक हमारा ठोस है, और इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जेल, या तो बोल सकते हैं जेली। ठीक है, और ये हमारा जेली क्या है, आप देख सकते हैं जेल, या तो बोल सकते हैं पनीर, जो हम लोग यूज करते हैं जेल, वो जेल हो सकता है, या तो फिर हमारा क्या हो सकता है, पनीर इसके उदाहरण है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, जैसे कि ये अगर हमारा 5 स्टार इस सबको अगर देते हैं, इस सबको अगर हम लोग एक 5 स्टार दें ये दोनों को, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टार आप इसको दे सकते हैं कि पूछने के चांसेस हैं बहुत कम। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, अगर एक विलय हमारा द्रव है और विलायक मेरा गैस है तो ये बनाएगा एरोशन। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, धुआं आ जाएगा और बादल। तो इसको क्या कर लीजिए, 5 स्टार में डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये 5 स्टार आ गया, 5 स्टार कर दिए। इट मीन्स ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, याद रखिएगा 3, 4 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो इसको तो जरूर ही करना है। अगला आता है हमारा गैस, अगर विलय हमारा गैस है और विलायक अगर हमारा ठोस है तो ये बनाएगा फॉर्म। ठीक है, और जैसे कि झाग हो गया, आप रबड़ बोल सकते हैं, रबड़ या स्पंज बोल सकते हैं। और 8 नंबर अगर देखा जाए, गैस अगर हमारा विलय है और विलायक अगर हमारा द्रव है तो ये भी बनाएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हमारा आएगा सेविंग क्रीम। इट मीन्स बोल सकते हैं ये वाला जो 8 नंबर है इसको आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कितना 5 को 1, 2, 3, 4 ये चारों हम क्या बताएं, आपको इंपॉर्टेंट बताएं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी को याद कर लीजिए, जो कि आगे हो सकता है कि पूछ भी दे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से चांसेस है ये सब क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखें लास्ट में नीचे, कि यहाँ पे अगर गैस की बात करें, गैस में जो होता है, गैस क्या कोलाइड विलयन नहीं है, यह एक तरह का क्या बोल सकते हैं, ये मिश्रण है। हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा गैस कोलाइड विलयन है या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं है। तो हम पूछे, फिर अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गैस क्या हमारा एक मिश्रण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो चार्ट है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको याद भी कर लीजिएगा। तो इससे बेस्ड एक और भी कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम बताते हैं, और चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे विलयन की सांद्रता को इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि 2 इसमें फार्मूला है जो कि आपको जानना बेहद है जरूरी है। जैसे कि एक आएगा द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने बोला जाए, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्लियर, ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत में निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है बटे विलयन का क्या करना है, आयतन लेना है, गुणे क्या करना है, 100 करना है। ये था इसका फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया क्वेश्चन, एक विलयन के 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। ठीक है, इसमें सोचते हैं हम लोग को यहाँ पे निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। सबसे पहले चीज तो आपको ये चीज पता हो गया होगा कि विलयन और विलायक किसे कहते हैं। अगर विलायक उसको कहेंगे जिसकी मात्रा अधिक होगी, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे विलायक नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो आप पता कर लेते हैं कि यहाँ 300 ग्राम जो है हमारा क्या है, विलायक है, क्योंकि और यहाँ पे विलय अगर देखा जाए यहाँ पे कि 40 ग्राम दिया है, तो इसको क्या कह सकते हैं, विलय कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कम है और ये इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसको कहेंगे विलायक, जो कम है उसको क्या कहते हैं, विलय। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना हो गया, 40 ग्राम विलय पदार्थ है, और विलायक मतलब जल का द्रव्यमान कितना है, 300 ग्राम। अब हमारे पास निकालना है, क्या बोल रहा है, विलयन की सांद्रता बताना है, कितना मतलब कि विलयन की सांद्रता का प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कि अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा फॉर्मूला, नीचे विलयन का द्रव्यमान चाहिए, विलयन का आयतन, दोनों में से कोई चाहिए। अगर आयतन दिया तो आयतन चाहिए, द्रव्यमान दिया तो
द्रव्यमान चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया है क्या विलयन का? नहीं। हम आपको बताए थे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं विलयन जो होता है, विलय और विलायक दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलय हमारा कितना दिया है, 40 ग्राम, और विलय हमारा कितना दिया है, 300 ग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 340 ग्राम हमारा क्या मिल जाएगा, विलयन। अब विलयन हमको जरूरत था, तो विलयन हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। अब विलयन का अब हम लोग को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो क्या कर सकते हैं, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का क्या होगा, द्रव्यमान, गुणे 100। अब देखिए विलय पदार्थ अगर देखा जाए कितना है, 40 ग्राम है, तो यहाँ पे कर देना 40 बटे, और विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले, 340, तो 340 कर देना, और फॉर्मूला में गुणे 100 है, तो यहाँ पे क्या कर देना, गुणे 100। हम इनको डायरेक्ट करके लिख दिए हैं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे 11.1% आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास था क्या, 40/340 गुणे 100, यही था। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप 1 0 ये कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 गुणे 100 बटे कितना होगा, 34। एक काम करते हैं और छोटा इसको कर देते हैं, इसको 2 से कट कर दीजिए और ये हो जाएगा 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो गया, 17। अब 2 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 200। अब यहाँ पे लिख दीजिए 200, अब बटे कितना है, 17। क्लियर। अब 200 को क्या करना है, 17 से भाग करना है। चलिए हम करके दिखा देते हैं। ये 17 है और ये हमारा 200 है, तो कितने बार में, 17 कम 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे, 20 में 17 घटाएंगे कितना होगा, 3। फिर यहाँ पे एक 0 आएगा। अगर 17 को 2 बार में कटाते कितना होता है, 34, इसलिए हमको 17 को एक बार में कटाएंगे, 17 कम 17। अब 10 में 7 गया, कितना बचेगा, 3, और 3 में 1 गया, यहाँ पे अब देखिए इससे एक पैसा ले लिया, तो 2 में 1 जाएगा कितना, 1, कितना बचा, 13। अब क्या 13 कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक 0 करेंगे। अब 17 × 5 = 85, 17 से 78, 17 से 19, 17 8 36 से 8 बार में अगर कटाते हैं तो कितना होता है, 136 आता है। तो अप्रोक्सीमेट वाला 17 7 कटा से 17 7 क्या आता है, 19 से। अब यहाँ पे देख सकते हैं 11 पॉइंट क्या होगा, 7 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो होगा, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में और इसके जो अगले टॉपिक है उन पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मिश्रण को पृथक करने के तरीके। कोई भी मिश्रण है उसमें जो उसको किस तरह का हम लोग पृथक करेंगे, इट मीन बोल सकते हैं उसको अलग करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो इसको पृथक करने के लिए ना बहुत सारे विधि है। जैसे कि पहला अगर हम लोग बात करें, वाष्पीकरण विधि है। दूसरा हो गया हमारा अपकेंद्रीकरण। तीसरा हो गया हमारा पृथक कीप द्वारा पृथक करना। चौथा हो गया हमारा ऊर्ध्वपातन। पांचवा अगर देखा जाए क्रोमेटोग्राफी हो गया। अगर यहाँ पे छठा देखा जाए आसवन विधि। सातवां देखा जाए क्रिस्टलीकरण। आगे देखा जाए तो छानन विधि, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि और फटकन विधि। ये बहुत सारे विधि है, आप किसी भी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि मतलब कि कौन सा विधि से, मतलब कि जैसे वाष्पीकरण से किसको हम लोग पृथक कर सकते हैं या अपकेंद्रीकरण से किसको हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं, वो चीज़ जानना जरूरी है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग वाष्पीकरण इस स्लाइड में और अपकेंद्रीकरण के बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण हम विधि लिखे हैं। वाष्पीकरण विधि किस तरह होता है, इस विधि में कैसे हम लोग किसी पदार्थ को अलग करते हैं। कहता है इस विधि में मिश्रण के दो पदार्थों में एक पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाना। मतलब कि अगर हमारे पास कोई मिश्रण है, वो हमारा अगर दो पदार्थ है, एक पदार्थ का क्या होगा, अगर उसको गर्म करेंगे तो एक वाष्प में बदल के उड़ जाएगा और एक क्या होगा, उसी जो बर्तन है उसी बर्तन में रह जाएगा। तो वाष्प मतलब कि दोनों में से एक क्यों वाष्प होगा,
क्योंकि किसी एक पदार्थ का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, दूसरे से कम होगा। क्वथनांक कहने का मतलब कि अगर उसको कम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, गर्म हो जाएगा और वाष्प के रूप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वो क्या होगा, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। और जो दूसरा पदार्थ है जिसका क्वथनांक अधिक है, जो कि लंबे समय के बाद वो गर्म होंगे, तो वो क्या होगा, नीचे ही बैठे रह जाएंगे। तो वाष्पीकरण विधि से समझ में आ गया। वाष्पीकरण विधि का उपयोग क्या करते हैं, जैसे कि डाई वगैरह करने के लिए कपड़ा को किया जाता है, ठीक है। उसमें अगर आप जैसे कपड़ा को गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा, जो कलर है आपका उड़ जाए, मतलब कि जो पानी है, जल है, वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और जो वहाँ रंग है वो क्या होगा, उस बर्तन में रह जाएगा। तो इसका ये उदाहरण था, आप लिख लीजिएगा। अब दूसरा आता है हमारा अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि में क्या होता है, कभी आप देखें जो हम लोग आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं, जो साइकिल में लेके आता है, उसमें जो क्रीम डाला जाता है ना, उसको कैसे निकालता है, ये अपकेंद्री विधि द्वारा है, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। ये विधि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बताते हैं। बोलता है इस विधि में जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, मान लीजिए कोई एक बर्तन रख लीजिए, उसमें जो भी पदार्थ है उसको रख लीजिए और उसको पूरा तेजी से उसको क्या कीजिए, घुमाइए, ठीक है। अब जैसे घुमाएंगे तो भारी कण क्या करेगा, नीचे जो है ना, नीचे एक दबाव डालता है। जैसे ही दबाव डालता है तो हल्का कण क्या हो जाता है, ऊपर वो चले आता है। भारी कण नीचे बैठ जाता है तो हल्का कण क्या होता है, ऊपर चले आता है। और इसी विधि से क्या करते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मिश्रण से इसको हम लोग पृथक कर सकते हैं। और अपकेंद्रीकरण में दूध से क्या करते हैं, क्रीम का पृथक करना, ये बोल सकते हैं अपकेंद्रीकरण विधि का एक उदाहरण है। और इसका प्रयोग अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग शराब या रक्त को जांच करने के लिए कहा जाता है। अब जैसे कि कहीं पे जाइएगा, अगर ब्लड वगैरह चेक कराने जाते हैं, तो अब देखिएगा आपको ब्लड को चेक करने के लिए क्या करता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उसको देखिए एक ट्यूब के अंदर डालेगा, वो थोड़ा सा देखिएगा सेक होगा, सेक नहीं होता एक्चुअली, वो पूरा मूव करता है, कभी आप देखिएगा। और इसका उपयोग किया जाता है रक्त को चेक करने के लिए। फिर आप देखिए क्रीम से मक्खन बनाने में, ठीक है। और वॉशिंग मशीन में देखते हैं ना किस प्रकार से गंदगी बाहर निकल जाता है कपड़े से, तो बस इसी विधि द्वारा क्या होता है, वॉशिंग मशीन भी काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, वाष्पीकरण विधि और अपकेंद्रीकरण विधि। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों दो टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करना और दूसरा ऊर्ध्वपातन विधि से। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं क्या होता है और कैसे इसके द्वारा पृथक किया जाता है। अगर इसमें देखा जाए पृथक्करण कीप द्वारा किस प्रकार से करते हैं, कहता है इस विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रव्य जो एक साथ नहीं घुल सकते, दो अघुलनशील द्रव्य करने मतलब जैसे कि एक मान लीजिए तेल ले लीजिए, दूसरा पानी ले लीजिए। अगर इन दोनों को घोलना चाहेंगे तो ये कभी घुलेगा नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, अघुलनशील द्रव्य हो गया। को आसानी से पृथक्करण जो होगा, आसानी से क्या होगा, पृथक्करण कीप द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर। जब अगर आपको तेल और पानी कोई घुला हुआ है, उनमें से तेल को अलग करना है और पानी को अलग करना है, तो इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है कि इस विधि में दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित होने का कहने का तात्पर्य यह है कि वो अगर ठोस पदार्थ में है, वो सीधा द्रव में बदले वो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, ठीक है। और जो मतलब दूसरा पदार्थ होगा वो जैसे का तैसे रह जाएगा, क्योंकि उसका जो क्वथनांक जो है ना बहुत कम है। बहुत जल्दी क्या होगा, हल्का सा ही गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, उड़ जाएगा। क्लियर। तो इस विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और खाने का नमक का मिश्रण कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इसका जो अगर इसका देखा जाए क्वथनांक बहुत कम है, तो ये क्या होगा, सीधे ठोस से सीधे क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और नमक जो होगा जैसे का तैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा भी पृथक कर सकते हैं किसी मिश्रण को। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा क्रोमेटोग्राफी होगा, और दूसरा हमारा आएगा बोल सकते हैं आसवन विधि।
तो चलिए अगले स्लाइड में समझते हैं इन दोनों को। अब देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए इस पार्ट को यहीं पे रोक देते हैं और जो बच गया है उनको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया और मैं आपको कितना समझा पाया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अगले पार्ट में उसको सुधार कर पाऊँ और साथ ही जो मैं और भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे से मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।